तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। जी हाँ दोस्तों, कैमरामैन रीमा जायसवाल 869 अरकन्या चौराहा मुट्ठीगंज प्रयागराज इलाहाबाद से साथ हम रेडी हैं। और कल ही मैं रिचर्ड फेनमैन साहब का एक वीडियो सुन रहा था उनके विषय में। तो उन्होंने फेनमैन डायग्राम जो दिया, आज उसको सब लोग यूज भी करते हैं, सर्न भी यूज करता है। और उनके प्रेडिक्शंस आज भी वास्तव में जो उन्होंने किया वो सामने आ भी रहे हैं। तो इस नोबेल लॉरिएट की सबसे बड़ी बात ये थी, जैसा वीडियो से मुझे पता लगा, कि वो बहुत ही सिंपल से और कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई वे में समझाने की कोशिश करते थे। वो कहते थे कि जो चीज़ आप क्रिएट नहीं कर सकते तो आप उसको जान नहीं सकते हैं, जानते नहीं है। तो दोस्तों, चूँकि डायग्राम उनसे जुड़ा हुआ है और ये क्रिएटिविटी का एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं प्रूफ है, और वो एक अच्छे टीचर भी थे। तो आज हम क्वांटम मैकेनिक्स में उनके जो योगदान है और जिस तरह से उन्होंने साइंस को सिंपल और जन जन तक पहुंचाया, और कहीं ना कहीं जितने बड़े वो साइंटिस्ट है उतने बड़े ही वो बढ़िया टीचर भी थे। तो आज हम एक आर्टिस्ट के तौर पर मान लीजिए कि फेनमैन साहब का थोड़ा सा रेसिड्यू कहीं ना कहीं स्पेस से फेनमैन साहब ने भेजा हुआ है कि आज तुम हमें याद करते हुए वास्तव में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डिराइव करने की कोशिश करो। तो सेंटेनरी ईयर चल रहा है, तो हम बहुत ही बेसिक से चलेंगे ताकि हाई स्कूल से लेकर सभी को समझ में आ जाए। तो आपको पता है कि अगर ये मान लीजिए कि ये रस्सी है और ये रस्सी एक खूंटी से बंधी हुई है और ये रस्सी इन दो खूंटियों पे बंधी हुई है ना, एक टाइट रस्सी है। और इसको अगर मान लीजिए हम इस स्ट्रिंग को थोड़ा सा एनर्जी दे दें तो ये वाइब्रेट करने लगेगी, और वाइब्रेट करते करते ये एक समय पर मैक्सिमम पोजीशन इसकी मान लीजिए यहाँ पे आ जाती है। स्ट्रिंग इस तरह से हो जाएगी ना, आपको यहाँ तक जाएगी। अब यहाँ स्ट्रिंग में कोई वेलोसिटी नहीं रहेगी, टोटल कोई भी पार्टिकल देखेंगे वो मूव नहीं करेगा। अच्छा, इस पोजीशन में स्ट्रिंग मैक्सिमम इसमें स्ट्रेच है, मैक्सिमम स्ट्रेच है। तो सारी की सारी जो स्ट्रिंग में एनर्जी है एक्चुअली में वो पोटेंशियल एनर्जी है। क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। और जब ये स्ट्रिंग वापस आएगी तो वेलोसिटी गेन करेंगे इस स्ट्रिंग के पार्टिकल्स, और यही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील होगी और फिर से यहाँ पे स्ट्रिंग इस पोजीशन पे आ जाएगी और नीचे की ओर जाएगी ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि स्ट्रिंग की जो एनर्जी है वो स्ट्रिंग के मटेरियल में काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ही केवल रहेगी ना। तो आप देख सकते हो कि किसी भी समय जो स्ट्रिंग की एनर्जी होगी वो इन दो जो खूंटियाँ हैं, इन खूंटियों के मध्य स्पेस में ही होंगी, और इनकी टोटल एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के रूप में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और इसी को हम जब स्ट्रिंग इस तरह से एक रीजन में वाइब्रेट करती है तो आप कहते हैं कि स्ट्रिंग जो है वो स्टैंडिंग वेव बना रही है। स्ट्रिंग क्या बना रही है? स्टैंडिंग वेव बना रही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जर्वेशंस देखिए, सिंप्लिसिटी में देखिए, स्ट्रिंग जो बेसिकली यहाँ थी इसके पार्टिकल्स अब ऊपर चले गए। अब इस समय जब मैक्सिमम पोजीशन पे हैं तो सबका डिस्प्लेसमेंट जो है वो हर एक पार्टिकल अब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट y पे है ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है। तो ये एक तरह से मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। तो हर एक पार्टिकल को एक मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हम दे सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। और ये एम्पलीट्यूड अगर ये x बराबर 0 है और ये x बराबर हम l कर लें तो हर पार्टिकल को हम एम्पलीट्यूड जो होगा वो फंक्शन ऑफ x हो जाएगा। अलग अलग पॉइंट पर एक मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है। और ये एम्पलीट्यूड जो है, यही एम्पलीट्यूड कम ज़्यादा होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट देगा। तो ये कहीं ना कहीं एक फंक्शन ऑफ टाइम के साथ ये वेरी करेगा। कितनी जल्दी वेरी करेगा? तो ओमेगा, ये फंक्शन ऑफ टाइम एक्चुअली में ओमेगा का भी फंक्शन हो जाएगा ना। इस तरह से एक्चुअली में हम हर एक पॉइंट के लिए एक डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू लिख सकते हैं। ये तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन रहा वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए।
अब जरा इसको समझने की कोशिश करिए, फार्मूला मत रखिए। आप देखिए हो क्या रहा है, हो ये रहा है, बस तुम यही वीडियो किए रहे हो। हाँ, ये हो क्या रहा है कि वास्तव में ये रस्सी ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रही है। कहाँ से देख रहे हैं? अगर हम खूंटी से रेफरेंस को देखें ना, अगर रस्सी बहुत टाइट हो, ये एम्पलीट्यूड बहुत कम हो, अगर रस्सी बहुत टाइट हो, बहुत थोड़ा ही डिस्टर्बेंस दिया जाए, तो आप वास्तव में ये वाई देख भी नहीं पाएंगे। हर एक पार्टिकल कितना वास्तव में मीन पोजीशन से दूर और पास जा रहा है, ये भी आप नहीं देख पाएंगे, इनविजिबल दिखिएगा ना। प्लस एनर्जी के सेंटेंस में ये बोल सकते हैं कि रस्सी जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो रस्सी की लंबाई एल जो है यहाँ पर एल जो चेंज हो जाती है मैक्सिमम, एल मैक्स में चेंज हो जाती है मीन लेंथ, और मैक्सिमम लेंथ रहेगी तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी भी पी मैक्स हो जाएगा, पी मैक्स हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। यहाँ पर लेंथ जीरो हो जाती है, ठीक है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, लेकिन दोनों का सम जो होगा वो एनर्जी ई होगी ना। लेकिन अगर एम्पलीट्यूड बहुत छोटा है तो आप वाई को भी मीज़र नहीं कर सकते, यू कैन नॉट मीज़र वाई, आप वाई को मीज़र नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से एम्पलीट्यूड बहुत छोटा है तो आप एल में जो चेंज हुआ है, जो एल में चेंज है उसको भी नहीं मेजर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी स्ट्रिंग कुछ ना कुछ वाइब्रेट कर रही है। तो एक तो ये नज़रिया है देखने का, इस तरह की सिचुएशन देखने का। अच्छा, आप जब खूंटी से देख रहे हैं तो स्ट्रिंग ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रही है, लेकिन अगर स्ट्रिंग से देखेंगे तो ये खूंटी ऊपर नीचे वाइब्रेट करेंगे, ये दोनों खूंटी ऊपर नीचे वाइब्रेट करेंगे। स्ट्रिंग से देखेंगे आप, स्ट्रिंग के फ्रेम से। लेकिन आप अगर स्ट्रिंग के मटेरियल में घुस के देखेंगे, स्ट्रिंग के मटेरियल में घुस के देखेंगे अंदर से, मतलब स्ट्रिंग के मटेरियल से आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये नोड जो है, ये नोड आपके करीब आ रहा है, दूर जा रहा है। मतलब ये नोड, ये जो है खूंटी है, नोड है, ये एक्चुअली में दूर पास हो रहा है ना। अच्छा, एक तीसरी तरीके से भी आप सिस्टम को देख सकते हैं इस तरह से कि ये स्ट्रिंग ऊपर नीचे तो जा रही है और स्ट्रिंग स्ट्रेच भी हो रही है, लेकिन आप खूंटी के पास का मटेरियल देखिए, एकदम बगल, जो खूंटी का पास का एकदम बगल मटेरियल, इसको जब आप बहुत ही मैग्नीफाई करके देखेंगे तो आप देखेंगे ये जो नोड का मटेरियल है, भले ही ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, लेकिन ये नोड का मटेरियल कहीं ना कहीं, ये जो नोड है, ये खूंटी को अगर नोड मान लीजिए, खूंटी से जो स्ट्रिंग बंधी हुई है, एकदम बंधी हुई है कि मतलब खूंटी से जो स्ट्रिंग बंधी हुई है वो बिल्कुल भी हिल डुल नहीं रही है, लेकिन उस स्ट्रिंग को बड़ा करके देखेंगे ना तो वो जो स्ट्रिंग का पोर्शन है जो नोड बना रहा है, एक्चुअली में वो नोड जो है ना, एक्चुअली में वो मटेरियल स्प्रेड हो रहा है। क्या हो रहा है? ये नोड जो है ये स्प्रेड हो रहा है, कभी यहाँ तक स्प्रेड हो जाता है, कभी यहाँ तक स्प्रेड हो जाता है ना। इधर चूंकि खूंटी है तो इधर हम स्प्रेड नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन नोड ये स्प्रेड हो रहा है, नोड स्प्रेड हो रहा है। और ये रहा खूंटी ना, ये नोड स्प्रेड हो रहा है, ठीक है ना। ये फ्लक्चुएट हो रहा है, फ्लक्चुएटिंग नोड, ये नोड भी कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट हो रहा है, भले ही ऊपर नीचे आपको ना दिखे। और मैंने कहा ना कि आप अगर स्ट्रिंग के नज़रिए से देखेंगे और स्ट्रिंग के अंदर देखेंगे तो ये आपका पूरा का पूरा नोड मूव भी करता दिखेगा। रियलिटी में अगर हमको इलेक्ट्रॉन जो एक पार्टिकल है, अगर उसको हमको वेव की तरह देखना है, अगर वेव की तरह देखना है तो हमको तीनों फ्रेमों को साथ साथ लाना है। तीनों फ्रेमों को साथ साथ लाना है मतलब सिंप्लिसिटी के लिए हम मान लेते हैं कि ये जो कर्वेचर दिख रहा है, ये बड़ा वाई जो दिख रहा है, ये एम्पलीट्यूड बहुत छोटा है, तो इसलिए जो भी वाइब्रेशन हो रहे हैं हम वाई से मेजर नहीं कर सकते हैं, वाई से मेजर नहीं कर सकते हैं। इसी तरह लेंथ में जो चेंजेस हैं वो भी हम मेजर नहीं कर सकते हैं क्योंकि एम्पलीट्यूड बहुत छोटा है। इसी तरह से अगर क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्टैंडिंग वेव, इलेक्ट्रॉन क्या है, स्टैंडिंग वेव बना रहा है। क्या बना रहा है? स्टैंडिंग वेव बना रहा है, केवल इलेक्ट्रॉन स्टैंडिंग वेव बना रहा है, तो इलेक्ट्रॉन स्ट्रिंग की तरह होना चाहिए। अच्छा, प्लस इलेक्ट्रॉन के लिए दो नोड भी चाहिए। अगर एक नोड हम परमानेंटली फिक्स कर दें, एक नोड अगर हम परमानेंटली फिक्स कर दें, और एक नोड अगर परमानेंटली यहाँ फिक्स कर दें जिसको कोई लेना देना नहीं, वो एकदम फिक्स है, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, वो न्यूक्लियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस हो जाएगा। ये नोड एकदम पास से दिखाना नहीं, ये न्यूक्लियस हो जाएगा, एकदम फिक्स नोड है।
लेकिन अब इलेक्ट्रॉन को स्ट्रिंग भी बनाना है, दूसरा नोड भी बनाना है। ये जो दूसरा नोड है ना, न्यूक्लियस के बाहर क्या है, इस न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन है एज अ पार्टिकल, और वो उसको नोड भी बनाना है, स्ट्रिंग भी बनाना है। समझ रहे हैं कि नहीं? तभी वो स्टैंडिंग वेव के रूप में रह पाएगा। हमने कहा ना कि अगर रस्सी के फ्रेम के अंदर घुस के देखेंगे तो ये नोड भी मूव कर रहा होगा, और रस्सी को अगर हम अपने फ्रेम से, जिस फ्रेम से मैं बोल रहा हूँ, ये देखूँ और इस मटेरियल को देखूँ, तो कहीं ना कहीं इस खूंटी के बगल जो मटेरियल है वो फ्लक्चुएट भी कर रहा है। क्या कर रहा है? फ्लक्चुएट भी कर रहा है। तो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन को अगर स्टैंडिंग वेव बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं कि एक ऐसी सिचुएशन देख सकते हैं जिसमें सिचुएशन, इन सभी सिचुएशनों का मिक्सचर हो सकती है। मिक्सचर कैसे हो सकती है कि ये जो ये वाली खूंटी है, ये न्यूक्लियस है, ये अपनी जगह पे एकदम फिक्स्ड नोड है, बिल्कुल नहीं हिल रहा है, और बाकी इलेक्ट्रॉन जो है वो रस्सी, वाइब्रेटिंग रस्सी भी बना रहा है, और कहीं ना कहीं वो नोड को भी जन्म दे रहा है, जो एक क्या बोलते हैं नोड, जो यहाँ फिक्स दिख रहा है। एक्चुअली में जब रस्सी के उससे देखेंगे तो ये नोड भी मूव कर रहा होगा, और प्लस ये नोड का मटेरियल जो है, जो एकदम रस्सी यहाँ पे है जो रुकी हुई है, वो कुछ फ्लक्चुएट में, मतलब स्प्रेड भी कर रहा होगा ना। तो इलेक्ट्रॉन को अगर हमको स्टैंडिंग वेव के रूप में देखना है तो हम मान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो नोड बना रहा है वो एक्चुअली में एज अ पार्टिकल है। ये पार्टिकल है, ये इलेक्ट्रॉन का एक पोर्शन पार्टिकल में है। क्या है? पार्टिकल में है। और ये पार्टिकल क्या है? ये एक पॉइंट पे पार्टिकल नहीं है, ये फ्लक्चुएट कर रहा है, और इसी के साथ यही नहीं, मतलब ये स्प्रेड हो रहा है, इसका मटेरियल स्प्रेड हो रहा है, पार्टिकल स्प्रेड हो रहा है। क्या हो रहा है? स्प्रेड। प्लस मैंने कहा ना कि जब हम रस्सी के फ्रेम से देखेंगे तो ये नोड भी आपको मूव करता दिखेगा, और रस्सी में अगर एम्पलीट्यूड बिल्कुल नहीं है ना, रस्सी में बिल्कुल एम्पलीट्यूड नहीं है ना, तो आप ये रस्सी आपको स्ट्रेट ही दिखेगी, लेकिन इसमें वाइब्रेशन रहेंगे। क्या रहेंगे? वाइब्रेशन रहेंगे। तो मीज़र क्या करेंगे? वाई भी मीज़र नहीं कर पाएंगे। तो एक्चुअली में जब रस्सी में एम्पलीट्यूड बिल्कुल नहीं है तो रस्सी एकदम सीधी दिखेगी हर समय, उसमें वाइब्रेशन भी होगा। अच्छा, हम लेंथ चेंज भी नहीं देख पाएंगे। प्लस अगर एक नोड, यहाँ दोनों नोड फिक्स थे, एक नोड फिक्स कर लिया, अच्छा इलेक्ट्रॉन चूंकि नोड भी बना रहा है, रस्सी भी बना रहा है, और एम्पलीट्यूड बहुत छोटा है उसका, और प्लस अगर हम यहाँ मूविंग फ्रेम से देखें तो ये नोड भी कहीं ना कहीं, ये जो भले ही स्प्रेड हो रहा है ये नोड, लेकिन ये मूव भी कर रहा है। क्या कर रहा है? मूव भी कर रहा है। तो रियलिटी ऐसी हो सकती है, रियलिटी ऐसी हो सकती है कि एक न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन एक क्या बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग पार्टिकल है, मतलब वो स्प्रेड भी हो रहा है, कंडेंस भी हो रहा है, प्लस वो इसके साथ साथ लीनियरली मूव भी कर रहा है, ऑसिलेट भी कर रहा है। प्लस ये जो रस्सी पूरी सीधी सीधी दिख रही है क्योंकि एम्पलीट्यूड बहुत छोटा है, तो ये रस्सी का में कोई एक पॉइंट पर, चूंकि अब वाई को हम दिखा नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि रस्सी की लेंथ वास्तव में चेंज होती है। तो हर एक रस्सी के एक वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम एक्चुअली में कोई चीज़ चेंज हो रही है। तो इस पूरे रीजन में जहाँ इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल दिख रहा है और इलेक्ट्रॉन जहाँ एक स्ट्रिंग के तौर पे दिख रहा है, तो हर एक रीजन पर, हर एक पॉइंट पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल वो ऑसिलेट कर रहा है, और यहाँ पे वो स्ट्रिंग बना रहा है। और स्ट्रिंग में क्या हो रहा है कि पर यूनिट, ये क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग में अगर पर यूनिट वॉल्यूम देखें तो इसमें क्या चेंज होना चाहिए एक्चुअली में, चूँकि लेंथ वास्तव में चेंज हो रही है तो मटेरियल डेंसिटी चेंज हो सकती है। लेकिन हमको पता है ना कि जो यहाँ पे पार्टिकल के तौर पे यहाँ दिख रहा है, तो बाकी जगह वो खाली दिखेगा। क्या दिखेगा? खाली दिखेगा। तो पर यूनिट वॉल्यूम में एक्चुअली में हम क्या चीज़ बदल सकते हैं? पर यूनिट वॉल्यूम में हम एक्चुअली में जो स्ट्रिंग का काम कर सकता है, और वो हम बदल सकते हैं डेंसिटी, लेकिन मास तो है ही नहीं। तो किससे चीज़ से क्या चीज़ हम ले सकते हैं? एक्चुअली में हम मासलेस पार्टिकल्स ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? मासलेस पार्टिकल्स की डेंसिटी। मतलब ये जो फील्ड हुई है, जो फील्ड है इलेक्ट्रॉन की, जो फील्ड है एक्चुअली में, इलेक्ट्रॉन जो फील्ड बना रहा है या स्ट्रिंग बना रहा है, एक्चुअली में ये मासलेस पार्टिकल से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? मासलेस पार्टिकल से। एक मासलेस पार्टिकल ये रहा, दूसरा मासलेस पार्टिकल, तीसरा मासलेस पार्टिकल, ये सब में बहुत ही ना के बराबर मास है, एकदम बहुत ही ना के बराबर।
और ये मासलेस पार्टिकल्स जो हैं इनकी डेंसिटी, इस मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी न्यूक्लियस के पास ज़्यादा डेंस हो सकते हैं या कहीं और ज़्यादा डेंस होते हैं। यही मासलेस पार्टिकल्स आपस में इनकी डेंसिटी चेंज हो रही है, पर यूनिट वॉल्यूम चेंज हुए। और यही मासलेस पार्टिकल में जिसमें पर यूनिट क्या बहुत थोड़ा मास है, यही मासलेस पार्टिकल्स क्या बोलते हैं एक्चुअली में, चूंकि ये रस्सी मूव भी कर रही थी तो काइनेटिक एनर्जी भी है, तो ये मासलेस पार्टिकल्स में क्या है, मूवमेंट है, काइनेटिक एनर्जी भी। इन मासलेस पार्टिकल्स में क्या है एक्चुअली में, ये चूंकि खिंचाव की पोजीशन में है तो डेंसिटी बढ़ेगी घटेगी ना, और ये चूंकि इसमें मासलेस पार्टिकल्स में नेगेटिव चार्ज भी है, तो नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स से हमने वो किया है, तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी, मतलब डेंसिटी घटेगी बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन बदलेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में बदलेगी। प्लस यही जो मासलेस पार्टिकल्स हैं यही एक्चुअली में चूंकि नोड का मटेरियल स्प्रेड हो रहा है ना, खिंचाव हो रहा है उसमें, अभी तक तो यही कह रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है किससे बना हुआ है, मासलेस नेगेटिव चार्जेस से बना हुआ है, और वहीं उनकी डेंसिटी ही चेंज हो रही है, और उन्हीं की बदलती डेंसिटी ही वास्तव में इस पॉइंट पर मटेरियल को, मास को जन्म दे रही है। मतलब ये मासलेस पार्टिकल्स करीब आ रहे हैं दूर आ रहे हैं तो कोइलेस होकर मास का भी जन्म दे रहे हैं, और वो मास यहाँ पार्टिकल पोरस है, क्या है, पार्टिकल यहाँ पे पोरस है क्योंकि वो फैल रहा है और कंप्रेस भी हो रहा है, और ये पूरा पार्टिकल मतलब स्प्रेडिंग भी हो रही है और वो कंडेंस भी होता है, प्लस ये पार्टिकल फैलता भी है, और ये पार्टिकल क्या बोलते हैं पूरा एज अ सिस्टम एक वी वेलोसिटी से दूर भी जाता है पास भी आता है, और इसी के साथ ये मासलेस पार्टिकल्स को मोमेंटम देता है इसमें, और इसी तरह मासलेस पार्टिकल इसको यहाँ पे जब आते हैं टकराते हैं तो आपस में कोइलोस भी होते हैं ना, डेंसिटी जब बढ़ जाती है तो आपस में कोइलोस होकर मास भी बना लेते हैं ना। तो एक्चुअली में इस सिचुएशन का इक्विवेलेंट सिचुएशन हमने बनाया, तो हम क्या पाते हैं कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अराउंड, न्यूक्लियस एक फिक्स्ड नोड हो गया, अगर इलेक्ट्रॉन को स्टैंडिंग वेव से रिप्रेजेंट करना है तो इलेक्ट्रॉन को ही अपनी फील्ड बनानी है। वो कैसे बनाएगा, मासलेस नेगेटिव चार्जेस से अपनी वो फील्ड बनाएगा, मासलेस नेगेटिव चार्जेस से वो अपनी फील्ड बनाएगा, जिस और इनकी एक डिस्ट्रीब्यूशन की एनर्जी होगी, क्योंकि कभी पास होंगे दूर होंगे, कभी मासलेस पार्टिकल ज़्यादा पास होंगे कभी दूर होंगे, प्लस यही मासलेस पार्टिकल्स आपस में कोइलेस करके एक्चुअली में ये पार्टिकल भी बनाएंगे, और ये पार्टिकल जो रहेगा ये क्या रहेगा, पोरस रहेगा, और ये पार्टिकल स्प्रेड भी होगा, मूवमेंट के साथ स्प्रेड भी होगा। ये पार्टिकल एक्चुअली में मूव तो करता दिखेगा, ऑसिलेट करता दिखेगा, लेकिन इसी के साथ ये पार्टिकल क्या पोरस भी रहेगा, और ये मासलेस पार्टिकल से यहाँ पर कंडेंस होकर एक्चुअली में मास एनर्जी कन्वर्जन से एक्चुअली में मूविंग नोड भी बनाएंगे। मतलब ये जो पार्टिकल है मूव भी करेगा, ऑसिलेट भी करेगा, प्लस ये पार्टिकल जो है ये पोरस है, और ये मासलेस पार्टिकल इसमें घुसकर इसका मास बढ़ाएंगे घटाएंगे, और जहाँ पे सबसे सॉलिड मास दिखेगा, सबसे ज़्यादा मास दिखेगा वो पार्टिकल दिखेगा, और बगल के रीजन में मैंने कहा ना कि मटेरियल कुछ फैल गया है, एक्चुअली में ये मासलेस पार्टिकल्स जहाँ कोइलेस जिस डिग्री तक होंगे तो वही फैलाव भी दिखेगा, कंडेंसेशन दिखेगा, समझ रहे हैं ना। तो एक्चुअली में जो बेस्ट थिंग है वो होनी चाहिए किसी, अगर इस पार्टिकल के बगल के वॉल्यूम को देखें तो इस बगल के वॉल्यूम में या इस पार्टिकल के जस्ट बगल के वॉल्यूम में, मतलब इस वॉल्यूम में, तो एक्चुअली में क्या चीज़ वेरी कर रही है, एक्चुअली में इस मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी वेरी कर रही है। क्या कर रही है, डेंसिटी, और इसकी मासलेस चार्ज पार्टिकल की डेंसिटी को अगर हम साई एक्स और टी से रिप्रेजेंट करें यहाँ पर, तो इसकी डेंसिटी क्यों चेंज हो रही है, इसकी डेंसिटी इसलिए चेंज हो रही है पर यूनिट समय, क्योंकि ये डेंसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि ये पार्टिकल फ्लक्चुएट कर रहा है ना, उसका मास चेंज हो रहा है, फैलाव भी हो रहा है, कंडेंस भी हो रहा है, अलग अलग सिचुएशन में कि पार्टिकल कितना कंप्रेस हो रहा है, पूरी फील्ड को दबा रहा है, कितना बाहर जा रहा है ना, तो ये डेंसिटी चेंज हो रही है, मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी चेंज हो रही है, पार्टिकल इस पोजीशन एक्स पर है ना, उसी के अनुसार डेंसिटी चेंज हो रही है, लेकिन ये पार्टिकल स्वयं इस मासलेस पार्टिकल से जन्म ले रहा है। अच्छा, इस वॉल्यूम को देखें जो एकदम पार्टिकल के बगल है, लगभग पार्टिकल के अराउंड हमने वॉल्यूम लिया है मान लीजिए, और ये पार्टिकल पोरस है, मतलब उसके अंदर ही मान लीजिए ये वॉल्यूम हमने दिखा रखे हैं ना, तो उसमें पता लगेगा कि मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी न्यूक्लियस से यहाँ में फर्क होगा, उनमें अंतर होगा, मासलेस पार्टिकल डेंसिटी इस रीजन में कुछ होगी, यहाँ पे कुछ होगी, तो मासलेस पार्टिकल डिफ्यूजन के कारण भी एक्चुअली में यहाँ पे आएंगे,
तो एक्चुअली में डिफ्यूजन के कारण जो टर्म है वो माइनस डी, और इनकी जो डेंसिटी चेंज के कारण जो चीज़ होगी, जो ये इस वॉल्यूम में, चूंकि ये पोरस है तो यही पार्टिकल डिफ्यूजन के कारण ये मासलेस पार्टिकल इधर भी बाहर भी जाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक नेट गेन होगा इस वॉल्यूम में, जो नेट गेन होगा डिफ्यूजन के कारण माइनस डेवर स्क्वायर डेवर, फिर से हम इक्वेशन को लिखते हैं, तो इस वॉल्यूम में जो डेंसिटी चेंज होगी, मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी चेंज होगी, और वो पर यूनिट टाइम कैसे चेंज होगी, ये इस तरह से चेंज होगी, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अरे पेज पे लिखो यार। हाँ पेज पे ही लिख रहे हैं, पर यूनिट टाइम, ये देखिए डेवर बाई डेवर टी साई एक्स टी। साई क्या है, डेंसिटी है जो अलग अलग पॉइंटों पे, अलग अलग पोजीशन पे, अलग अलग समय पे वेरी कर रहे हैं, लेकिन इस वॉल्यूम को फोकस कर रहे हैं जहाँ पार्टिकल है और वो उसकी पोजीशन अगर एक्स है तो वहाँ पे डेंसिटी क्या है, साई एक्स टी, और वो समय के साथ इस तरह इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम, चेंज होगी डेरिवेटिव समय के साथ। और वो क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि पार्टिकल डिफ्यूजन के कारण इस वॉल्यूम में नेट डिफ्यूजन के कारण पार्टिकल जमे हो रहे हैं, मासले पार्टिकल जमा हो रहे हैं। माइनस डी डेवर स्क्वायर डेवर एक्स स्क्वायर साई एक्स, ये डिफ्यूजन का टर्म है। क्या टर्म है, डिफ्यूजन का टर्म, ठीक है। प्लस ये पार्टिकल पोरस है, लेकिन ये पार्टिकल मूव भी कर रहा है, तो जब मूव कर रहा है तो बहुत सारे मासलेस पार्टिकल को वापस ठेल भी रहा है। ये पार्टिकल जो है जब मूव करेगा तो डिफ्यूजन के कारण, तो जो यहाँ नेट डिफ्यूजन के कारण यहाँ गेन होगा, इधर से इधर आएंगे, इधर से कुछ सरकेंगे भी, लेकिन ये पार्टिकल चूंकि पोरस है, इसमें मास है, तो कुछ मासलेस पार्टिकल को वापस ठेल भी रहा है, तो एक्चुअली में जो ठेल रहा है उस रिबाउंड करेगा, तो मतलब एक रिबाउंड के कारण भी यहाँ गेन होगा। दूसरा टर्म जो लिख सकते हैं, पार्टिकल की वेलोसिटी एक्चुअली में पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन होगी यू एक्स, जितने ज़्यादा पार्टिकल मासलेस पार्टिकल होंगे उन्हीं को ठेलेगा, तो दूसरा टर्म जो प्रोपोर्शनल होगा रिबाउंड के लिए साई एक्स टी ना, और इसको हम कोई कांस्टेंट से अगर गुणा करेंगे ना तो कोई कांस्टेंट, ये रिबाउंड वाला टर्म है। ये कौन सा टर्म है, डिफ्यूजन का, ये कौन सा टर्म है, डिफ्यूजन, और ये कौन सा टर्म है, रिबाउंड ना, और एक कांस्टेंट हम माइनस डी, इसको हम कांस्टेंट को बी मान लेते हैं। क्या मान लेते, बी। अच्छा ये तो ठीक है, इतना तो ठीक है कि पार्टिकल डिफ्यूजन से आया, पार्टिकल रिबाउंड से वो हुआ ना, लेकिन हमने कहा ना कि इलेक्ट्रॉन स्टैंडिंग वेव बना रहा है तो उसको नोड भी बनाना है अपना, मतलब मास भी, पार्टिकल भी शो करना है, और वो पार्टिकल कहीं ना कहीं मास भी चेंज कर रहा है, और वो पार्टिकल स्प्रेड भी हो रहा है। हमने वेव से जब दिखाया, ये पार्टिकल के खूंटी के बगल वाला मटेरियल कुछ स्प्रेड भी होता है, तो एक्चुअली में यही मासलेस पार्टिकल्स जो कहीं आपको फील्ड की तरह दिख रहे हैं, फील्ड की अनुभव करा रहे हैं पूरे खाली स्पेस में, और यही मासलेस पार्टिकल्स आपस में कोयलेस भी कर जा रहे हैं, आपस में जुड़ भी जा रहे हैं, और जुड़ के मास भी बना ले रहे हैं, पोरस मास भी तैयार कर रहे हैं ना। तो मासलेस पार्टिकल्स जब जुड़ते हैं तो मास बढ़ेगा, और मास एक ही पॉइंट पे नहीं, पूरा बॉडी में स्प्रेड होगा, स्प्रेड होते दिखेगा ना। तो इसलिए एक जो तीसरा टर्म हम यूज कर सकते हैं वो एक्चुअली में मास, जो मासलेस पार्टिकल्स हैं वो जब आपस में कोयलेस होंगे, तो कोयलेस होने के कारण, तो डिफ्यूजन के कारण तो मासलेस पार्टिकल आएंगे, रिबाउंड के कारण भी आएंगे, लेकिन कुछ मासलेस पार्टिकल आपस में कोयलेस कर लेंगे, मतलब कोयलेस करके मास बना लेंगे, तो फिर ये मासलेस पार्टिकल की संख्या कम हो जाएगी। मासलेस पार्टिकल की संख्या क्यों कम हो गई, क्योंकि मासलेस पार्टिकल फ्री थे, वो फील्ड बना रहे थे, लेकिन मासलेस पार्टिकल जब कोयलेस हो गए तो वो मास बना लिए, अब वो मासलेस नहीं रह गए हैं, वो मास बना लिए हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मासलेस पार्टिकल की संख्या कम होगी, और वो जो कम होगी, जो तीसरा टर्म होगा, हमने एक एस कांस्टेंट ले लिया, और जितना तेजी से पार्टिकल मूव करेगा, मतलब यू एक्स के प्रोपोर्शनल, एस एक कांस्टेंट है, इसको हम एस कांस्टेंट बोल रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाई जितनी ज़्यादा पार्टिकल्स यहाँ पे होंगे, मतलब साई एक्स टी ना, ये तीसरा टर्म, यस। अच्छा तो ये आप देखिए, तो अब हम इस फिगर को अब नहीं पलटेंगे, अब इस फिगर को, अच्छा ठीक है, तो आप देखिए अगर इस इक्वेशन में देखिए, जो साई की डेंसिटी चेंज हो रही है डिफ्यूजन के कारण, रिबाउंड के कारण, और ये कोयलेसेंस के कारण। इसी तरह से जब पार्टिकल वापस जाएगा तो मासलेस पार्टिकल्स डिफ्यूजन के कारण लूज होंगे या घटेंगे, रिबाउंड के कारण घटे बढ़ेंगे, प्लस ये मासलेस पार्टिकल जो कोयलेस हो रहे हैं, मास
एनर्जी में कन्वर्ट होगा और मासलेस पार्टिकल की संख्या बढ़ जाएगी, तो यूएक्स का साइन चेंज होगा, तो वो उसी हिसाब से इक्वेशन को एडजस्ट कर लेगा। चूंकि इस इक्वेशन में साई की डेंसिटी, साई जो है मासलेस पार्टिकल नेगेटिव चार्ज पार्टिकल डेंसिटी है, और कहीं ना कहीं मास भी चेंज हो रहा है, तो एक्चुअली में ये और कुछ नहीं, ये इक्वेशन जो हमारी है रिलेटिविस्टिक श्रोडिंगर इक्वेशन है। क्या है? अगर हम इस टर्म को अभी थोड़ी देर के लिए हटा दें, इस टर्म को देखें, तो ये टर्म एक्चुअली में है क्या? श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है? श्रोडिंगर इक्वेशन देखिए क्या थी, हम इधर मोड़ लेते हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन क्या थी? आई एच बार डेवर बाई डेवर टी साई एक्स टी इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर बाई 2m ना, डेवर स्क्वायर डेवर एक्स स्क्वायर साई एक्स टी प्लस यू एक्स इंटू साई एक्स टी। ये श्रोडिंगर इक्वेशन थी। हमने जो डायरेक्ट इक्वेशन लिखी वो क्या लिखी? हमने कहा ना डेंसिटी चेंज होगी पर यूनिट वॉल्यूम। फेमन के डायग्राम्स को हमने रियलिटी में बदलने की कोशिश की, फेमन डायग्राम का सहारा लेने की कोशिश की अपने तरह से, उनकी फिलॉसफी को अपने में रखा। पर यूनिट वॉल्यूम मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी कैसे चेंज होगी? डिफ्यूजन के कारण। तो ये माइनस एच स्क्वायर बाई 2m एक्चुअली में डिफ्यूजन का टर्म है। क्या है? डिफ्यूजन का टर्म। बाकी चीज हमने बताया कि डिफ्यूजन के कारण ये इस तरह से चेंज होगा, साई एक्स टी ना। और ये दूसरा टर्म एक्चुअली में क्या है? रिबाउंड के टर्म, तो हमने बी ले लिया था, और कांस्टेंट यू एक्स इंटू साई एक्स टी ना। यहाँ पे कोई आई का लफड़ा नहीं है, ये हमारी रियल इक्वेशन है, रियल उसमें हम क्योंकि साई को रियल चीज़ मांग रहे हैं। अगर आप इसी इक्वेशन को थोड़ा सा आप रीअरेंज कर दें, आई को यहाँ पे अंदर ले आए और एच से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें, तो नीचे जब इसको लिखेंगे, इस इक्वेशन को यहाँ से फिर से रीअरेंज करके लिखेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन को, तो डेवर बाई डेवर टी, आई अंदर आ गया, साई एक्स टी ठीक इज इक्वल टू एच से हर तरफ वो कर दिए हैं, डिवाइड कर दिए हैं, तो एक ही एच बचा 2m, बाकी चीज वही रही ना। हाँ रीमा क्या हुआ, खांसी आ रही है? कैमरामैन कहता है हमारा नाम नहीं ले रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, प्लस 1/h बार यू एक्स इंटू साई एक्स टी ना, इस तरह की क्वेश्चन। अच्छा देखिए, ये एक्चुअली में साई यहाँ कॉम्प्लेक्स एंटाइटी थी, लेकिन हमने कहा ना अगर साई एक रियल एंटाइटी होती तो और डिफ्यूजन मॉडल का यूज करते तो इस तरह से लिखा जाता। ठीक है, दोनों इक्वेशन देखिए आप, तो डिफ्यूजन कोफिशिएंट जो है मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डिफ्यूजन कोफिशिएंट मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और ये जो दूसरा कांस्टेंट आपका है बी, ये 1/h के बराबर है। ठीक है ना, लेकिन हमने कहा ना आई साई एक्स यहाँ पे है, यहाँ साई एक्स है, यहाँ क्या है? रियल चीज़ है। क्या चीज़ है? रियल मासलेस, नेगेटिव मासलेस पार्टिकल की चार्ज डेंसिटी। लेकिन यहाँ आई से एक्स क्या है? साई एक्स का आई से गुणा कर दीजिए। लेकिन अगर हम केवल रियल चीज़ से मतलब रखें, पूरी इक्वेशन को अगर हम रियलिटी में, जैसे हमने ये लिखा है डायरेक्ट मॉडल के जरिए, अगर हम रियलिटी की तरह लिखें, और साई श्रोडिंगर साहब ने कॉम्प्लेक्स एंटाइटी ली थी इसलिए आई आ गया था, लेकिन आई साई एक्स लीजिए चाहे आई साई एक्स लीजिए, अगर आप केवल मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो केवल मैग्नीट्यूड के टर्म में इक्वेशन देखेंगे, तो चाहे यहाँ आई साई एक्स हो चाहे केवल साई एक्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड में आप कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी का मैग्नीट्यूड लीजिए, या कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी के मल्टीप्लाइड बाई आई का मैग्नीट्यूड लीजिए। मतलब रियल टर्म में अगर बात करिए तो आई साई एक्स लीजिए चाहे साई एक्स लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो इक्वेशन वो थी, ये नॉन रिलेटिविस्टिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने बताया ना कि ये डिफ्यूजन का टर्म है, ये वाला डिफ्यूजन के कारण मासलेस पार्टिकल जो आ रहे हैं, और प्लस रिबाउंड के कारण। लेकिन पार्टिकल एक्चुअली में, ये मासलेस पार्टिकल्स वास्तव में
पार्टिकल, ये मासलेस पार्टिकल्स जो हैं रीमा कहाँ गए, ये मासलेस पार्टिकल फील्ड तो बना रहे हैं, फील्ड तो बना ही रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, लेकिन ये मासलेस पार्टिकल्स वास्तव में जब कोइलेस होके मास को भी जन्म दे रहे हैं, उसका पार्टिकल का मास भी बदल रहे हैं, मतलब नोट को स्प्रेड भी कर रहे हैं, नोट को क्या बोलते हैं, नोट को स्प्रेड भी करते हैं, कंडेंस भी करते हैं, मतलब नोट का मास भी चेंज करते हैं। तो कोइलेस वाला टर्म भी हमको ऐड करना चाहिए श्रोडिंगर इक्वेशन में, श्रोडिंगर इक्वेशन में कोइलेस वाला टर्म भी यूज करना चाहिए। तो ये तीसरा टर्म हम यूज करते हैं, हमने बताया ना, माइनस एस इंटू यू एक्स इंटू साई एक्स टी, ये तीसरा टर्म है, ये और कुछ नहीं है, ये रिलेटिविस्टिक श्रोडिंगर इक्वेशन है। ये क्या है, रिलेटिविस्टिक श्रोडिंगर इक्वेशन है। और ये फेमेन साहब का अगर डायग्राम्स के अगर हम फिजिक्स समझ रहे हैं और श्रोडिंगर साहब क्या कहना चाह रहे थे वो समझ रहे हैं, उनकी कल्पनाओं को समझ रहे हैं और फेमेन डायग्राम से हम चीज़ों को शो करना चाह रहे हैं, तो एक्चुअली में ये तीन टर्मों से रिलेटिविस्टिक श्रोडिंगर इक्वेशन एक्चुअली में बनेगी। डिफ्यूजन टर्म, रिबाउंड टर्म, और या तो कोइलेसेंस होगा, या तो क्या बबल्स या तो कोइलेस करेंगी, मासलेस पार्टिकल कोइलेस करेंगे, या फिर क्या बोलते हैं, अगर पार्टिकल दूर जाएगा तो यूएक्स अपना साइन चेंज करेगा, तो पार्टिकल्स मास, ये एक्चुअली में मास एनर्जी कन्वर्जन को रिप्रेजेंट करता है। वास्तव में टोटल एनर्जी जो सिस्टम की होगी वो पर यूनिट वॉल्यूम, अगर किसी भी वॉल्यूम पे टोटल एनर्जी देखेंगे तो मासलेस पार्टिकल्स जो है, अगर पूरा सिस्टम ले लीजिए तो सारे मासलेस पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी, सारे मासलेस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी प्लस ये सारे जो मासलेस पार्टिकल्स हैं, सारे मासलेस पार्टिकल और जो मास बना रहा है इनकी काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी, प्लस ये मासलेस पार्टिकल्स और ये जो मास बना रहे हैं ये एक्चुअली में नेगेटिवली चार्ज है, तो एक इनके डिस्ट्रीब्यूशन की एनर्जी होगी, तो वो पोटेंशियल एनर्जी में आएगी। प्लस ये मासलेस पार्टिकल्स ही वास्तव में मास को भी चेंज कर दे रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं? मास को। तो पोटेंशियल एनर्जी को दो खंडों में हमको तोड़ना पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको दो पार्टों में तोड़ना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी तो ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी को दो पार्टों में तोड़ लीजिए। वो दो पार्टों में क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन की एनर्जी। क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन की एनर्जी, डिस्ट्रीब्यूशन प्लस मास एनर्जी कन्वर्जन का ना। और ये दोनों टर्म, जो दो एक्स्ट्रा टर्म हमारी इक्वेशन में देख रहे हैं मॉडल में, ये जो दो एक्स्ट्रा टर्म देख रहे हैं एक्चुअली में कहाँ था रीमा? क्या ये? हाँ ये, हाँ ये देखिए, ये हाँ ये पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड टर्म है। एक्चुअली में एक टर्म जो था वो डिस्ट्रीब्यूशन को दिखा रहा था, मासलेस पार्टिकल्स जो हैं किस तरह मास के साथ डिस्ट्रीब्यूट में है, उस पोटेंशियल एनर्जी को दिखा रहा था ये वाला टर्म ना। लेकिन जो दूसरा टर्म था वो मिसिंग था, क्योंकि ये आपस में कोइलेस करके मास भी बना रहे थे। तो पोटेंशियल एनर्जी, डिस्ट्रीब्यूशन की एनर्जी तो है ही है मासलेस पार्टिकल्स की, लेकिन वो जो मास बना रहे हैं, मास एनर्जी कन्वर्जन के करस्पॉन्डिंग, ये दूसरा टर्म भी एक्चुअली में आपको लेना। अरे ये हाँ, क्योंकि रिलेटिविस्टिक है। ये देखिए, रीमा एक आर्ट की स्टूडेंट है लेकिन उसको अब समझ में आने लगा। तो साइंस फिजिक्स ऐसी होनी चाहिए जो आप किसी को भी समझा सकते हैं। तो ये रही हमारी रिलेटिविस्टिक श्रोडिंगर इक्वेशन। और इस एस कांस्टेंट को, ये जो एस मिस हो गया था, इसको हम स्पिन कांस्टेंट इसलिए कहेंगे क्योंकि ये जब पार्टिकल पास आएगा तो इसका मोमेंटा एक्चुअली में मासलेस पार्टिकल में ट्रांसफ़र होगा, यही फील्ड का मोमेंटा बनाएगा। तो पार्टिकल प्लस फील्ड का जो टोटल मोमेंटा वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। प्लस पार्टिकल का मोमेंटा जब फील्ड में आएगा तो ये पार्टिकल्स जब वेलोसिटी पाएंगे तो आपस में कोइलेस होंगे, तो इनका मास इंक्रीज करेगा। वो जो, क्योंकि मोमेंटा फिक्स है, पहले पार्टिकल से मोमेंटा मासलेस पार्टिकल में चला जाएगा। मासलेस पार्टिकल जब मूव करेंगे तो आपस में कोइलेस करेंगे, आपस में पास आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाएंगे, नेगेटिव चार्ज पास आएंगे, और जब नेगेटिव चार्ज पास आएंगे आपस में कोइलेस भी करेंगे तो एक्चुअली में मास भी बढ़ाएंगे। तो चूंकि मोमेंटा फिक्स है, तो अभी दूर थे तो मोमेंटा काइनेटिक था, अब मोमेंटा मास में बदलने लगा, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगी क्योंकि मास भी बढ़ रहा है, मास भी एक प्रकार की पोटेंशियल एनर्जी। डिस्ट्रीब्यूशन पास आए तो वो भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है, वेरी गुड। और लेकिन जब मास
तो वेलोसिटी मैंने कहा ना, वेलोसिटी लूज करेंगे मासलेस पार्टिकल, मास में कन्वर्ट होंगे, तो मोमेंटा फिक्स रहेगा, मोमेंटा मास इंटू वेलोसिटी फिक्स रहेगा। तो मासलेस पहले वेलोसिटी यहाँ, मास और वेलोसिटी यहाँ से खोएंगे, मास और वेलोसिटी जब पार्टिकल खोएगा, मोमेंटा खोएगा तो मासलेस पार्टिकल में, मासलेस पार्टिकल जब करीब आएंगे तो उनकी वेलोसिटी घटेगी, वेलोसिटी घटेगी ही नहीं, साथ साथ वो पार्टिकल्स आपस में कोइलेस करेंगे तो मास भी बढ़ाएंगे। तो वेलोसिटी जब घटेगी मासलेस पार्टिकल्स की टोटल, तो एक्चुअली में मास भी बढ़ेगा। वो मास जो बढ़ेगा वो पहले चूंकि वेलोसिटी इधर से मिल रही है, इधर साइड से जिधर पार्टिकल मूव कर रहा है इधर, तो सबसे पहले जो मास दिखना चालू होगा इस के अगल बगल ही यही पार्टिकल स्प्रेड होना भी चालू होगा, पार्टिकल स्प्रेड होना भी चालू होगा। तो जब पार्टिकल न्यूक्लियस के पास आ रहा होगा तो वो स्प्रेड भी होगा और उसकी मोमेंटा फील्ड में तब्दील हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में, लेकिन वो पार्टिकल का मास भी स्प्रेड होगा और वो पार्टिकल जो नहीं दिख रहा था अब दिखने लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मासलेस पार्टिकल्स हैं ये चूँकि अब करीब आ गए हैं तो फील्ड की पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ जाएगी ना, और इसलिए जो इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल पोर्शन जब पास आएगा तो एक्चुअली में टोटल सिस्टम का मास बढ़ जाएगा, और टोटल सिस्टम का जब मास बढ़ जाएगा उसी को हम कहेंगे नेगेटिव स्पिन। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? नेगेटिव स्पिन। समझ रहे हैं? और जब पार्टिकल दूर जाएगा तो पार्टिकल मास बबल्स में टूटेंगे और ये पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी पाएगा। एक्चुअली में टोटल एनर्जी जो होती है वो ई बराबर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, जो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन की एनर्जी भी लिया हुआ है और मास एनर्जी कन्वर्जन को भी। मोमेंटा मैंने बताया ना, पार्टिकल का मोमेंटा फील्ड में, फील्ड का मोमेंटा पार्टिकल में। तो चूंकि अगर सिंपल वे में लिखे श्रोडिंगर साहब तो p²/2m, m क्या है? m टोटल मास है, पार्टिकल का मास जो पार्टिकल की तरह दिख रहा है प्लस जो स्प्रेड है, मैंने कहा ना ये नोड स्प्रेड है, और ये मास कहाँ है? मासलेस पार्टिकल्स में जो थोड़ा मास, हिडन मास, आइंस्टीन का हिडन मास, ये टोटल मास है इलेक्ट्रॉन का, पार्टिकल और वेव दोनों में, मासलेस पार्टिकल में भी। टोटल मोमेंटा, यही पार्टिकल का मोमेंटा मासलेस पार्टिकल में, मासलेस पार्टिकल का मोमेंटा पार्टिकल में, तो टोटल मोमेंटा फिक्स हो गया। जब टोटल मोमेंटा p फिक्स हो गया, टोटल एनर्जी सिस्टम की, नोड और फील्ड की एनर्जी, टोटल एनर्जी फिक्स हो गई। तो ये क्या चीज़ है? कांस्टेंट। ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन और मास दोनों की एनर्जी। p फिक्स हो गया है, m पार्टिकल प्लस क्लाउड मतलब फील्ड का मास, टोटल मास। अब देखिए जब ये p फिक्स हो गया तो श्रोडिंगर साहब ने क्या किया? ये इक्वेशन लिखी, p बराबर ux प्लस p²/2m। अब ये p कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, और इस पूरे को इन्होंने किससे रेफरेंस किया था? साई से। इसका एक वेव इक्विवेलेंट भी बनाया था साई से, जिसको उन्होंने चार्ज डेंसिटी का रूप दिया था। क्या दिया था? चार्ज डेंसिटी का रूप दिया था। तो कहा कि पूरी इक्वेशन को अगर हम स्टैंडिंग वेव की तरह देखें, स्टैंडिंग वेव की तरह देखें मतलब साई x/t स्टैंडिंग वेव की तरह देखें, तो इसी पूरी चीज़ को वो स्टैंडिंग वेव की तरह देख रहे थे। साई पूरे सिस्टम को डिस्क्राइब कर सकता है, और इनको क्या बोलते हैं? और इस स्टैंडिंग वेव का, ये स्टैंडिंग वेव कैसे बनती है? स्ट्रिंग से बनती है, और वही स्ट्रिंग नोड भी बना रही है, वही स्ट्रिंग नोड भी बना रही है, तो वही स्ट्रिंग फील्ड भी बना रही है, वही स्ट्रिंग काइनेटिक एनर्जी भी दे रही है, और ये साई दोनों को रिप्रेजेंट करेगा, और साई स्टैंडिंग वेव को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसी टोटल एनर्जी होगी, एक इसका टोटल मोमेंटा होगा, एक इसका टोटल मोमेंटा होगा। इन्होंने दोनों को गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ई साई xt बराबर ux साई xt, और यहाँ पे p/2m कर लीजिए, सॉरी गुणा करिए ऊपर नीचे दोनों दो, तो e साई xt इज इक्वल टू ux साई xt प्लस p²/2m, तो यहाँ p/2m कर लीजिए, और p और साई को एक साथ लिख लीजिए xt। और मैंने क्या कहा? p कांस्टेंट है, p कांस्टेंट, साई वेव फंक्शन, e क्या है? टोटल एनर्जी सिस्टम की कांस्टेंट, p क्या है? टोटल मोमेंटा पार्टिकल प्लस फील्ड का टोटल मोमेंटा ना,
वही चीज इस आई को उन्होंने कैसे रिप्रेजेंट किया, ऑपरेटर में बदल दिया, आइगन वैल्यू प्रॉब्लम में इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। ओह वेरी गुड। और यहाँ पर यू एक्स साई एक्स टी, और यहाँ पर पी बाई 2m, पी टोटल मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाई साई, इसको ऑपरेटर मोमेंटम ऑपरेटर गुणा साई एक्स टी। और बाकी फिर आर ऑपरेटर की जगह, इनर्जी ऑपरेटर की जगह, जैसे पिछले एपिसोड में मैंने बताया और श्रोडिंगर साहब ने स्वयं बताया, इनर्जी ऑपरेटर और कुछ नहीं है, क्या है, आई एच बार डेवर बाई डेवर टी, यहाँ रिप्लेस करिए। और यहाँ मोमेंटम ऑपरेटर क्या है, ये कुछ नहीं है, माइनस आई एच बार डेवर बाई डेवर एक्स। और इसी को फिट करके उन्होंने अपनी इक्वेशन जो है, ये वाली इक्वेशन उन्होंने डेवलप कर ली ना। लेकिन जब हम फेमन डायग्राम के साथ गए और फील्ड को मासलेस पार्टिकल्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया और पार्टिकल को इन्हीं मासलेस पार्टिकल के कोलिशन के द्वारा, तो एक तीसरा टर्म भी आना चाहिए जो कहीं ना कहीं मास एनर्जी कन्वर्जन को भी रिप्रेजेंट करना चाहिए। नॉर्मली जब पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो उसका मास फिक्स मान लेते हैं, मास जो है उसका फिक्स मान लेते हैं, और इसकी काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली में कन्वर्ट होती है पोटेंशियल एनर्जी में, मतलब फील्ड की एनर्जी में, मास नहीं चेंज करते हैं। लेकिन श्रोडिंगर इक्वेशन में क्या हो रहा है, श्रोडिंगर इक्वेशन में हो रहा है एक्चुअली में मास एनर्जी कन्वर्जन को भी अगर हम लेंगे, रिलेटिविस्टिक श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे, तो आपको तीसरा टर्म भी लिखना पड़ेगा, मास एनर्जी